हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिनॉल्स की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस की बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने फिनॉल्स की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस बताई थी। कुछ रिएक्शंस वे थी जो कि अल्कोहल के समान थी और कुछ रिएक्शंस वे थी जो कि अल्कोहल से डिफरेंट थी। आज हम कुछ फिनॉल्स की स्पेसिफिक रिएक्शंस की बात करेंगे। कुछ में नेम रिएक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है जो कि कंपटीशंस और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फिनॉल की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस के साथ। फर्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस विद फिनॉल। जब बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एल्कलाइन फिनॉल, ये है आपका बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन जब एल्कलाइन फिनॉल, मतलब फिनॉल को हम किस में लेंगे, बेसिक कंडीशन में। फिनॉल का सोल्यूशन किस में बनाएंगे, NaOH या KOH में। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एक एजो डाई मिलती है। इसको एजो डाई इसलिए कहा गया क्योंकि एक तो इसमें एजो समूह उपस्थित है, N डबल बॉन्ड N, ये एजो समूह कहलाता है। तो एजो डाई मिलती है और इस एजो डाई की प्रेजेंस, एजो ग्रुप के कारण ये जो डाई होती है वो कलरफुल होती है। जब बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल से कराई जाती है तो येलो ऑरेंज कलर का एजो कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस होती है वो फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन कहलाते हैं। इसमें फिनॉल की कपलिंग किससे होती है, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से, और कलर्ड कंपाउंड मिलता है, इसीलिए बनने वाले कंपाउंड को डाई कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि डाई कलरफुल होती है और इसमें जो कलर है वो किसकी उपस्थिति के कारण आ रहा है, इस एजो समूह की उपस्थिति के कारण कलर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि नेफ्टीन 2 ऑल की रिएक्शन जब है ना डाइजोनियम सॉल्ट से कराई जा रही है तो हमें रेड कलर का एजो कंपाउंड मिल रहा है। तो अलग अलग अगर आप फिनॉल लेते हैं तो अलग अलग कलर के कंपाउंड हमें मिलते हैं। ये फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और बच्चों, इस रिएक्शन का यूज फिनॉल के प्रैक्टिकल टेस्ट में भी किया जाता है। जैसे फिनॉल की अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करा रहे हैं और कलर कंपाउंड मिल रहा है तो उस कलर के आधार पे फिनॉल की पहचान की जाती है। अब हम कपलिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। बच्चों, मैंने जैसे बोला था कि जो फिनॉल का हम एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि एल्कलाइन सॉल्यूशन में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में बदल जाता है और फिनॉक्साइड आयन की जो रिएक्टिविटी है वो फिनॉल की तुलना में ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज होता है वो रिंग में मूव करता है और यहाँ पे पैरा पोजिशन पे जो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, उसका अटैक हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अटैक कहाँ पे हो रहा है, पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन की संभावना ज़्यादा है। अगर पैरा पोजीशन भरी हुई हो तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होता है। तो एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये जो फिनॉल की रिएक्शन होती है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि जो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है, और जो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है वो इस डाइजोनियम ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म अगर मैं कहूँ और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, तो आप देख रहे हैं ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। इसका जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज मूव करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फाइनली इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट जुड़ जाएगा। तो एक तो बात हो गई कि मैकेनिज्म कौन सी फॉलो हो रही है। दूसरी बात यह है कि पहले पैरा प्रोडक्ट बनता है, अगर पैरा पोजीशन भरी हुई हो तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट होते हैं। दूसरी रिएक्शन जो है फिनॉल की वो है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट में पहले फिनॉल से बनता है फिनॉलिक एस्टर। ये जो है फिनॉल की रिएक्शन, ये जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है वो आपने पढ़ी थी फिनॉल की रिएक्शन में। इसमें फिनॉल की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो ये फिनॉलिक एस्टर का निर्माण होता है। ये फिनॉलिक जो एस्टर है वो AlCl3 की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में रीअरेंज होकर 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनाता है। तो क्या है, एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि इसे रीअरेंजमेंट में हो क्या रहा है, फिनॉलिक एस्टर। ये हो गया आपका फिनॉलिक एस्टर। ये किस में बदल रहा है, हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन। ये हो गया हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन। तो फिनॉलिक एस्टर का हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन में लुईस एसिड AlCl3 होता है आपका, लुईस एसिड की प्रेजेंस में होने वाले रीअरेंजमेंट को
फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपका ये आपका माइग्रेशन होता है फिनोलिक एस्टर का, ये एसाइल ग्रुप है, इसका ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे माइग्रेशन हो जाता है। तो जो फिनोलिक एस्टर का जो एसाइल ग्रुप है, इसका या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होने वाले माइग्रेशन को फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो आपको आ गई बात समझ में। फिनोलिक एस्टर से हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन बनता है लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में। होता क्या है, जो फिनोलिक एस्टर के एस्टर ग्रुप से जो एसाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका जो बेंजीन रिंग है उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे माइग्रेशन हो जाता है, इसे फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब बच्चों हम प्राइस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म देख लेते हैं। हमने जो फर्स्ट स्टेप में फिनोलिक एस्टर बनाया था वो तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, उससे आगे की स्टेप की हम बात करेंगे। ये हो गया आपका फिनोलिक एस्टर। इस फिनोलिक एस्टर का जो AlCl3 है वो आपका लुईस एसिड है और ऑक्सीजन पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो इनके बीच में एक तरीके से एसिड बेस रिएक्शन होती है और ये इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, फिर इस इंटरमीडिएट में कुछ रीअरेंजमेंट होता है और आपको ये सेकेंड इंटरमीडिएट बनता है। सेकेंड इंटरमीडिएट में जो RCO+ बना है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और इस पे रिंग पर अटैक करेगा, और ये जो रिंग है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमें एसाइल ग्रुप का अटैक हो जाएगा और आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो जो फर्स्ट दो स्टेप होती है उसमें फर्स्ट स्टेप में तो आपकी एसिड बेस रिएक्शन होती है AlCl3 लुईस एसिड के बीच में और जो एसाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में। फिर रीअरेंज होता है सेकेंड स्टेप में और आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है जो कि RCO+ होता है। फिर RCO+ इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग पे अटैक होता है और आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। तो फाइनल स्टेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तीसरी रिएक्शन है गाटरमान सिंथेसिस। इसमें जो फिनॉल है उसका फॉर्माइलेशन होता है और आप देख रहे हैं कि सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। फॉर्मलाइजेशन के लिए जो रिएजेंट चाहिए वो कौन कौन से होते हैं, HCN HCl AlCl3। फर्स्ट रिएजेंट तो ये हो गया और सेकंड फिर होती है हाइड्रोलाइसिस और ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट में हमें फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट बनता है। और बच्चों इसमें जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ HCN HCl AlCl3 एंड फाइनल हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड एज गाटरमान सिंथेसिस। तो गाटरमान सिंथेसिस का आप याद रखेंगे कि पैरा पोजीशन पे CHO जुड़ जाएगा। आप देखिए बच्चों की यहाँ पे जो मैकेनिज्म होती है वो दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में जो रिएजेंट लिए गए थे ये आपस में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोसाइनिक एसिड बना लेते हैं। हाइड्रोसाइनिक एसिड में आप देखेंगे कि अगर डबल बॉन्ड को मैं शिफ्ट करूँ तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और फिर फिनॉल पे अटैक करेगा। ये हो गया आपका वो अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कराऊं तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ करेंगे मूव और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे। फिर यहाँ मूव कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ मूव होके पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इस नेगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ पे कराएंगे और Cl बाहर निकल जाएगा। Cl बाहर निकल जाएगा तो आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला ये। फिर सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और हाइड्रोलाइसिस इस समूह की हाइड्रोलाइसिस होती है और ये समूह CHO समूह में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पैरा मतलब पोजीशन पे फॉर्माइलेशन हमें होता दिख रहा है। तो ये मैकेनिज्म दो स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोसाइनिक एसिड बनता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और फिनॉल पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है पैरा पोजीशन पे। ठीक है, फाइनली हाइड्रोलाइसिस होके आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। हॉबन-हॉश रिएक्शन, ये फिनॉल की चौथी रिएक्शन है। जो आपने प्रीवियस रिएक्शन अभी पढ़ी थी ये उसी रिएक्शन का एक्सटेंशन है। आप देखेंगे कि जहाँ प्रीवियस रिएक्शन में हम HCl ले रहे थे, यहाँ पे आप CH3Cl ले रहे वहाँ पे HCl लेने पर CHO ग्रुप जुड़ता है, तो यहाँ पे CH3Cl लेने पर
COCH3 ग्रुप जुड़ता है, एसाइल ग्रुप जुड़ता है, तो ठीक है, वहां पे आपका फॉर्माइलेशन हो रहा था, यहाँ पे आपका एराइल कीटोन बनता है। तो होबन-ऑश रिएक्शन के रिएजेंट आप देखेंगे वही HCN, HCl, ZnCl2 और फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस तो लगभग सेम है। और इस रिएक्शन में जो फिनॉल है वो फाइनली एराइल कीटोन में बदल जाता है। ये फिनॉल हो गया और ये किस में, एराइल कीटोन पे बदल जाता है और वही पैरा पोजीशन पे कीटोन बनता है। तो आप देखें ये काफ़ी कुछ प्रीवियस रिएक्शन जैसी है, बस HCN की जगह CH3Cl ले लिया। आप सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि CH3 की वजह से यहाँ पे फॉर्माइलेशन ना होके कीटोन बनता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी होबन-ऑश रिएक्शन। इसमें मैं ये बात बताना चाहूँगी कि इसमें जो फिनॉल है वो काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो इसी वजह से जनरली जो फिनॉल होते हैं तीन OH जुड़े रहते हैं, ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, ये आसानी से होबन-ऑश रिएक्शन दे देती है। तो एरीन मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, इसीलिए फिनॉल और एनिलीन दोनों ही इस टाइप की रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई होबन-ऑश रिएक्शन। बच्चों अब इस रिएक्शन की जो है हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। वही RCnH+ की उपस्थिति में एसिडिक कंडीशन में ये इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोफाइल का एरोमेटिक रिंग पे अटैक होगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और आपका ये कंपाउंड मिल जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। फिर एसिडिक कंडीशन है तो H+ का वापस NH पे अटैक होगा, ये आपका इंटरमीडिएट बना और जब मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करूँगी तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये तो चला गया यहाँ पे। ठीक है, इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे H2O जुड़ जाएगा, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, R पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, ठीक है, R पे नहीं, सॉरी R पे नहीं, OH2 पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। अमोनिया की बेसिक नेचर वाटर ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है तो H+ कहाँ, NH2 ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब NH2 लिविंग ग्रुप हो जाएगा, NH2 निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा और आपका फाइनल कीटोन बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले तो हो गई एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस स्टेप तक, और उसके बाद की जो स्टेप है वो हाइड्रोलाइसिस प्रोटॉन ट्रांसफर की स्टेप्स हैं। पांचवी जो रिएक्शन की हम बात करेंगे फिनॉल की है वो लेड्रर-मानसे रिएक्शन है। लेड्रर-मानसे रिएक्शन में फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन होता है। ये आपका फिनॉल हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिड या बेस आप कोई सी भी कंडीशन ले ले उसमें कंडेंसेशन होता है और आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराई जा रही है तो या तो पैरा पोजीशन पे CH2OH जुड़ जाता है या ऑर्थो पोजीशन पे CH2O जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पैरा जो प्रोडक्ट होता है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो लेड्रर-मानसे रिएक्शन इज अ कंडेंसेशन ऑफ द फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. It gives ortho-benzyl alcohol as minor product and para-benzoyl alcohol as major product. बच्चों जो लेड्रर-मानसे रिएक्शन है उसका यूज़ बेकेलाइट जो कि एक पॉलीमर है जिससे क्रॉकरी वगैरह का निर्माण किया जाता है उसको बनाने में किया जाता है। तो ये बेकेलाइट फॉर्मेशन का जो आधार है वो आपका लेड्रर-मानसे रिएक्शन होता है। ठीक है, आप देखेंगे वही आपने अगर बेसिक कंडीशन ली तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये फिनॉक्साइड आयन फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और आपका ये इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, और इससे आपका ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, अब जब इस मॉलिक्यूल पे दूसरा फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो दो फिनॉल मॉलिक्यूल के आप देख रहे हैं कि कंडेंसेशन हो गया। ये जो प्रोसीजर है ये चलता रहता है और आपको एक पॉलीमर मिलता है जिसे बेकेलाइट कहते हैं। ये बेकेलाइट हार्ड होता है, इससे क्रॉकरी वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के जो कंडेंसेशन से हमें इम्पॉर्टेंट यूजफुल चीज़ मिलती है वो बेकेलाइट मिलती है। इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फिनॉल के वो कंडेंस होते जाते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में कि किस तरह से बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। फिनॉल की जो 6 रिएक्शन है बच्चों वो क्लेजन रीअरेंजमेंट है। बड़ी क्लासेस में आप इसको
डीप स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप इसका सिर्फ सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन देख लीजिए। पहली बात तो ये 3,3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट है। आप जस्ट याद किए करके रखिए कि ये 3,3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। इसमें एलाइल फिनाइल ईथर, ये हो गया आपका, देखेंगे एलाइल फिनाइल ईथर, ये हो गया एलाइल ग्रुप, ये हो गया आपका फिनाइल ग्रुप, और ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं इसीलिए इसे हमने ईथर कह दिया। तो ये हो गया एलाइल फिनाइल ईथर। इसका 200 डिग्री टेम्परेचर पे 3,3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, और जो एलाइल ग्रुप है वो फिनॉल की या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमें एलाइल फिनाइल ईथर से ऑर्थो एलाइल फिनॉल मिलता है। तो ये रीअरेंजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में इसका यूज़ किया जाता है, और इसमें कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 200 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम एलाइल फिनाइल ईथर को गर्म करेंगे तो वो ऑर्थो एलाइल फिनॉल में रीअरेंज हो जाएगा। बच्चों, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज़्म है, जिसमें कि एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। ये इस तरह से रिएक्शन होती है। आपको ये रिएक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे जो बॉन्ड है और लॉन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है। डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ जाएगा, तो आपका ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, और इस इंटरमीडिएट से फिर फाइनली H का शिफ्ट होके H ऑक्सीजन पे चला जाएगा और आपका एलाइल फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल की, लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। बच्चों, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन का यूज़ फिनॉल के टेस्ट में किया जाता है। जब हमें लेबोरेटरी में फिनॉल एज अ अननोन कंपाउंड दिया जाता है और हमें लगता है कि फिनॉल प्रेजेंट हो सकता है, तो हम फिनॉल का जो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं वो लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन होती है। जब फिनॉल की रिएक्शन NaNO2 और कंसनट्रेट H2SO4 से कराई जाती है तो डीप ग्रीन या ब्लू कलर मिलता है, जो कि डाइल्यूशन पे रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उस रेड कलर वाले सॉल्यूशन का हम बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है तो हमें वापस ब्लू कलर मिल जाता है। इस रिएक्शन को हम लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन कहते हैं। हम केमिकल रिएक्शन से आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन इस प्रोसीजर में। जब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप आप ये रिएक्शन देखेंगे तो आपको ये टेस्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। जब NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराई जाती है तो HNO2 इन सिटू बनता है। इस HNO2 की जब रिएक्शन फिनॉल से होती है, ये आप देखेंगे HNO2 है, तो ये रिएक्शन आपने केमिकल रिएक्शंस में भी देखी थी कि पैरा नाइट्रोसो फिनॉल हमें मिल जाएगा। NO+ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और पैरा पोजीशन पे उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो आपका पैरा नाइट्रोसो फिनॉल मिल जाएगा। ये पैरा नाइट्रोसो फिनॉल रीअरेंज होके क्यूनॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसका रीअरेंजमेंट देखिए, ये क्यूनॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों, आपको क्यूनॉक्सिन तक की स्टेप समझ में आ गई कि किस तरह से पैरा नाइट्रोसो फिनॉल रीअरेंज होके क्यूनॉक्सिन बना रहा है। रीअरेंजमेंट में मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे मूव करेंगे। ये यहाँ पे, फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ के यहाँ पे। ये NO लिखा हुआ है, आप इसे NO पढ़िए, ठीक है। और जो फिनॉल का H है वो N से जुड़े O के S से जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्यूनॉक्सिन बन गया। ये होता है आपका ब्लू कलर का, ठीक है। अब इस क्यूनॉक्सिन की रिएक्शन अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल फिनॉल से कराते हैं और उसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ये है H2SO4 और ये है वाटर, तो हमें इंडोफिनॉल मिलता है जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है। अब इंडोफिनॉल की वापस रिएक्शन हम बेस से कराते हैं तो हमें इंडोफिनॉल का सॉल्ट मिलता है। ये H निकल जाएगा NaOH के OH के साथ और आपको इंडोफिनॉल का सॉल्ट मिलेगा जो कि ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे जो इंडोफिनॉल का सॉल्ट बनेगा वहाँ पे ONA हो जाएगा, ठीक है। Na पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो आप देखेंगे कि किस तरह से पहले ब्लू कलर आया, फिर इंडोफिनॉल का रेड कलर आया और फाइनली बेस हाइड्रोलाइसिस से इंडोफिनॉल का सॉल्ट बना और ब्लू कलर वापस रीजनरेट हो गया। तो ये प्रोसीजर जो है, ये जो प्रोसीजर है पूरा, ये फिनॉल के टेस्ट में काम आता है। फिनॉल की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फिनोफ्थलीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप देखिए कि दो मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल वो थैलिक एनहाइड्राइड से
रिएक्ट कर रहे हैं। ये हो गए दो मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। इससे रिएक्ट करें, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन हुआ, -H2O हुआ। आप साफ साफ देख भी रहे हैं कि कैसे कैसे -H2O होता है और आपका ये फिनोफ्थिलीन बन जाता है। ये ऑक्सीजन, ये H और ये निकल जाता है और इसके दो बॉन्ड फ्री हुए, एक बॉन्ड से तो ये एक फिनॉल से और एक बॉन्ड से दूसरे फिनॉल से जुड़ जाएगा और आपका फिनोफ्थिलीन बन जाएगा। बच्चों, फिनोफ्थिलीन का नाम आपने पहले भी काफ़ी बार सुना था। ये इंडिकेटर की तरह काम में लिया जाता है। ये पर्टिकुलर एसिड कंसंट्रेशन चेंज के साथ अपना कलर परिवर्तित करता है। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिनोफ्थिलीन का यूज़ कई जगह एज अ इंडिकेटर और टेस्ट वगैरह में किया जाता है। तो वो आप फिनोफ्थिलीन टेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोफ्थिलीन बना। फिनोफ्थिलीन होता है वो कलरलेस होता है। जब इसकी रिएक्शन बेस से कराई जाती है तो सिर्फ एक फिनॉल के ऑक्सीजन से H+ चला जाता है और आपको पिंक कलर का इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। लेकिन अगर हम एक्सेस में ले बेस तो दोनों ही फिनॉल के जो OH है उनसे H+ चला जाता है और साथ में और आपको कलरलेस कंपाउंड मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेस की कंसंट्रेशन के साथ कलर परिवर्तित हो रहा है। जब कम कंसंट्रेशन लेते हैं तब पिंक कलर मिलता है और जब बेस को अधिकता में लेते हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो ये जो रिएक्शंस है ये फिनोफ्थिलीन डाई टेस्ट में यूज होती है। बच्चों, हम फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देख लेते हैं कि फिनॉल का अलग अलग रिएजेंट में ऑक्सीडेशन कराने पर अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन Na2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमें बेंजोक्विनोन मिलता है। तो आपको रिएजेंट याद रखना है और प्रोडक्ट याद रखना है कि इस रिएजेंट की प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन K2H2O8 और QH की प्रेजेंस में कराया जाता है तो हमें क्यूनॉल मिलता है। मतलब फिनॉल के पैरा पोजीशन पे OH आके जुड़ जाता है। इस उसमें भी आप देखिए कि एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये प्रोसीजर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन को एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पैरा पोजीशन पे OH जुड़ जाता है और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, K2H2O8 की प्रेजेंस में होता है। तो अब हम कुछ ऐसे टेस्ट देखते हैं जिनका यूज़ फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। कुछ टेस्ट मैं पहले बता चुकी हूँ जैसे कि लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट वगैरह हैं। यहाँ पे कुछ और टेस्ट दे रखे हैं जिनका यूज़ फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन में किया जा सकता है। फर्स्ट टेस्ट है इंडोफिनॉल टेस्ट, जिसमें फिनॉल की रिएक्शन NaOCl से कराई जाती है तो बेंजोक्विनोन बनता है। फिर इसकी रिएक्शन NH3 से कराई जाती है। फिर जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी रिएक्शन फर्दर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल से कराई जाती है तो हमें इंडोफिनॉल मिलता है और ये इंडोफिनॉल होता है वो ब्लू रंग का होता है। तो अगर फिनॉल प्रेजेंट है और हम NaOCl अमोनिया डालेंगे तो अगर हमें ब्लू कलर मिलता है तो हम मानेंगे कि कंफर्म फिनॉल प्रेजेंस है और वो ब्लू कलर किसके बनने के कारण आया, इंडोफिनॉल के बनने के कारण। दूसरा टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें जब फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 से कराई जाती है तो वॉयलेट कलर आता है। ये भी फिनॉल का इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। तो बच्चों, अभी तक हमने 9 तरह की स्पेसिफिक रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़ी और उसके बाद हमने फिनॉल के दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट देखे, फिनोफ्थिलीन डाई टेस्ट और लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट हमने फिनॉल की स्पेसिफिक रिएक्शन में देख लिए थे। तो टोटल 4 तरह के टेस्ट हमने देखे जिससे फिनॉल का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम फाइनल जो लास्ट टॉपिक देख रहे हैं फिनॉल का, वो यूजेस ऑफ फिनॉल है कि फिनॉल का काफ़ी यूज़ किया जाता है, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है ये। तो हम देख लेते हैं कि फिनॉल का काफ़ी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के निर्माण में, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, उसके निर्माण में भी फिनॉल का यूज़ होता है। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रेजिन्स वगैरह, मैंने जैसे कि आपको रिएक्शन बताई थी कि बेकेलाइट वगैरह बनाने में फिनॉल का यूज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं फिनॉल के।
तो बच्चों आज के लेक्चर्स के साथ हमारा फिनॉल ख़त्म होता है। फिनॉल के हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देख लिए, फिर फिनॉल की हमने केमिकल रिएक्शन देख ली, जिसमें कि हमने पहले तो वो रिएक्शन देखी जो अल्कोहल के समान थी, फिर वो रिएक्शन देखी जो अल्कोहल से अलग थी। साथ ही हमने फिनॉल की कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस की भी बात की। फिर फिनॉल के हमने आइडेंटिफिकेशन के मेथड देखे और लास्ट में हमने यूजेस ऑफ फिनॉल देखे। इसके साथ हमारा फिनॉल खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम ईथर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।